नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने चर्चा करेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक है। बेसिकली बात करें तो ये जनरल साइंस का टॉपिक है, ब्लड। तो चलिए चर्चा करते हैं। आने वाली जितनी भी एग्जाम हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीटी के लिए हो या फिर जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी, ग्राम सेवक, इन सब के अंदर जनरल साइंस का ये टॉपिक हमेशा इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो रक्त रक्त के बारे में अगर अपनी बात करें तो इसको अपने पढ़ते हैं मानव परिसंचरण तंत्र के अंदर। लेकिन जो मेनली इसके अंदर अपने पढ़ते हैं वो रक्त के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं परिसंचरण के ऊपर। परिसंचरण परिसंचरण का मतलब होता है चारों ओर संचरण करना। परिसंचरण के जो जनक है उसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था डॉक्टर विलियम हार्वे ने। यानी परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है? डॉक्टर विलियम हार्वे। क्योंकि आपको पता है मानव शरीर के अंदर परिसंचरण का काम कौन करता है? वो करता है हमारा रक्त। अगर इंग्लिश के अंदर अपने बात करें, ये भी काफी बार पूछा जाता है, तब आप ध्यान रख लेना। परिसंचरण के अध्ययन को बोला जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। और इस एंजियोलॉजी का जनक कौन हो जाएगा? क्योंकि इसके बारे में सर्वप्रथम हमें जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो थे डॉक्टर विलियम हार्वे। इसलिए परिसंचरण तंत्र का जनक या फिर एंजियोलॉजी का जनक कौन है? हमारे विलियम हार्वे। और मानव शरीर के अंदर परिवहन का काम कौन करता है? रक्त। रक्त के बारे में अपने बात करें तो ये तो हो गया परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। रक्त के अध्ययन को अपने क्या बोलेंगे? आपको पता है रक्त की अगर अपने हिंदी में बात करें, इंग्लिश नेम होता है इसका हिम। रक्त जो है वो हिम शब्द से बना है। हिम शब्द का मतलब होता है रक्त। और इसके अध्ययन को अपने बोला जाता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हमारा हिमेटोलॉजी। और इस हिम शब्द का मतलब ही क्या है? हमारा रक्त। और ये जो लॉजी शब्द है ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, चाहे अपने किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। जैसे बायोलॉजी हो गया आपका, एंजियोलॉजी हो गया आपका, इसी प्रकार कार्डियोलॉजी हो गया, हिमेटोलॉजी हो गया। ये लॉजी शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि लोगस से निकला हुआ है। और इस शब्द का मतलब ही क्या है? अध्ययन करना। आजकल काफी क्या है, परीक्षा के अंदर ये टेक्निकल नाम भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। और रक्त का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी। अब एक आप सोच रहे होंगे भी इन दोनों में फर्क क्या है? परिसंचरण के अंदर भी अपने रक्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इन दोनों में नॉर्मल डिफरेंस ये है भी जैसे एक नदी के अंदर पानी बह रहा है तो उसका अध्ययन करना, और एक गिलास के अंदर पानी का अध्ययन करना। यानी एंजियोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? बहते हुए रक्त का अध्ययन किया जाता है। बहते हुए रक्त का अध्ययन। बहते हुए रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हमारा एंजियोलॉजी। उसी प्रकार फिर रक्त का अध्ययन, फिर रक्त का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। ठीक है। जैसे किसी बोतल के अंदर रक्त ब्लड का सैंपल निकाल लिया और उसकी जांच पड़ताल करना हिमेटोलॉजी कहलाएगा। अब अपनी बात करें मानव के परिदृश्य के बारे में। मानव के अकॉर्डिंग रक्त, सबसे पहले अगर अपनी बात करें सामान्य तौर पर, अगर अपने देखें तो मानव शरीर का जितना वजन होता है उसका लगभग 10%, ये कंफर्म नहीं है भी 10% है, ये 7 से 8% भी हो सकता है, लेकिन लगभग 10% उसका जितना वजन होगा उसके 10% हिस्सा उसका उसके अंदर रक्त होगा। ठीक है। और लीटर में अगर अपनी बात करें तो लगभग 5.5 लीटर, लगभग 5.5 लीटर रक्त जो है वो किस में होगा? मानव शरीर में।
यानी मानव शरीर के अंदर रक्त कितना होगा लीटर के अंदर? 5.5 लीटर। और इसी प्रकार महिलाओं के अंदर, क्योंकि महिलाओं का क्या है, शरीर मानव की बजाय थोड़ा सा कम होता है, और इसीलिए इनके अंदर क्या है, जो रक्त है उसकी मात्रा भी थोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है, लगभग 5 लीटर महिलाओं में। क्योंकि पुरुषों का शरीर महिलाओं की बजाय ज्यादा सुडौलकाय होता है, उनकी हाइट भी ज्यादा होती है और वजन भी काफी होता है। इस वजह से मनुष्य के अंदर जो है, यानी मानव के अंदर, पुरुषों के अंदर जो है वो ब्लड ज्यादा होगा और महिलाओं के अंदर थोड़ा सा कम होगा। और प्रतिशत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 7 से 8% आप याद रख लेना। अब इसके बारे में अपने बात करें भी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, मानव रक्त की जो है वो प्रकृति कैसी होती है। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपने को इनको ध्यान में भी रखना है। तो अगर अपने बात करें प्रकृति, प्रकृति का मीन्स है, यानी इसकी एक प्रकार से बात करें तो पीएच वैल्यू। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। ठीक है। और पीएच स्केल के बारे में आप जानते होंगे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था 0 से 7 तक जो वैल्यू आएगी हमारी वो कैसी होगी, अम्लीय। और 7 से बाद की जो वैल्यू होगी, यानी 0 से 6, ऐसे देख लो आप, एकदम बीच में होगा 7, ये होगा उदासीन। और 7.1 से 14 तक जो मान आएगा हमारा वो होगा क्षारीय। और इस तरफ जो मान आएगा 0 से 6.9 तक वो मान होगा हमारा अम्लीय। ठीक है। तो यहां पर रक्त की पीएच वैल्यू कितनी आ रही है, 7.4। ठीक है। लेकिन ये बहुत कम है, इसलिए इसको बोल सकते हैं अपने दुर्बल, दुर्बल क्षारीय। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और हर एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है भी, रक्त का जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तो दुर्बल क्षारीय। और आपको इसकी पीएच वैल्यू भी याद रखनी है, कितनी होगी, 7.4। क्योंकि 7 से अपना जितना दूर जाएंगे 14 तक अपने जाएंगे तो इसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। और इसी प्रकार अम्लीय की अगर अपनी बात करें, जितना अपने 0 के नजदीक आएंगे 7 से तो वो प्रबल अम्लीय होगा। और ये 7 के एकदम नजदीक है 7.4, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी हमारी, 7.4, यानी दुर्बल क्षारीय। ठीक है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें भी, जो रक्त है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त जो है वो हमारा दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो आपको ध्यान में रखना है प्लाज्मा, और दूसरा आपका हो गया, चाहे आप रक्त कणिकाएं इनको बोल सकते हो, रक्त कणिकाएं या फिर रुधिराणु, रुधिराणु। रक्त के अंदर प्लाज्मा का जो हिस्सा है वो पाया जाता है लगभग 60%। हालांकि काफी सारी जो किताबें हैं इनके अंदर इसको 55% भी बताया जाता है, लगभग 55% या फिर 60%। यानी रक्त का 60% हिस्सा किसका होगा, प्लाज्मा का। और कितना बच गया, 40% हिस्सा किसका हो जाएगा, हमारा रक्त कणिकाओं का। इसके अंदर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कभी कभी ये 55 और 45 लिखाता है और कुछ अन्य किताबों में ये 40 भी आता है। तो आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रख लेना, आप 55 भी याद रख सकते हो। प्लाज्मा का हिस्सा कितना हो जाएगा, 55%, और रक्त कणिकाओं का हिस्सा 45%। ठीक है। अगर प्लाज्मा की अगर अपनी बात करें, ये भी काफी बार पूछा जाता है, प्लाज्मा की अगर अपनी बात करें तो प्लाज्मा का भी 90% हिस्सा वो किससे बना होता है, वो बना होता है हमारा जल से। यानी प्लाज्मा जो है वो रक्त का तो 55% हिस्सा है, लेकिन ये स्वयं 90% इसके अंदर क्या होता है, जल। इसके अलावा इसके अंदर अन्य कुछ तत्व व प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे एक हो गया आपका फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इसके अलावा एक आपको ध्यान में रखना है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन।
इसके अलावा इसके अंदर अन्य कुछ तत्व जैसे कुछ कार्बनिक तत्व हो गए, अकार्बनिक तत्व भी हो गए, लवण भी कुछ इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अपने लिए जो मुख्य रूप से अपने काम में आने वाले हैं जो प्रोटीन, वो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इनका निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? इनका निर्माण होता है यकृत से, यानी हमारी लीवर से इनका निर्माण होता है। और ये क्या करते हैं? ये रक्त स्कंदन में हमारी सहायता करते हैं। इसके अंदर रक्त स्कंदन में ये सहायता करते हैं। इसको अपने अलग से पढ़ेंगे जब एक बार ये पूरा हो जाएगा प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं के बारे में। उसके बाद अपने जब क्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा भी इनका काम क्या है। ये पाई किस में जाएगी? हमारी प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अगर आप एक चीज और ध्यान में रख लेना, प्लाज्मा जो है वो एक प्रकार का तरल और चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ है, और इसका रंग जो है वो कैसा होता है? हल्का पीला। हल्का पीला इसका रंग कैसा होता है भी? हल्का पीला। जब अपने प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा देंगे तो एकदम चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ हमें देखने को मिलेगा। उसका भी रंग कैसा होगा? हल्का पीला, जिसको अपने सीरम बोलते हैं। और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे ब्लड की जांच की जाती है, तो उसके अंदर हमारी बॉडी से सीरम भी निकाला जाता है। तो ये आप ध्यान में रख लेना थोड़ा सा कि सीरम क्या होता है। जब प्लाज्मा से अपने फाइब्रिनोजन को हटा देंगे तब कौन सा हिस्सा बचेगा? सीरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा आपका हो गया। ठीक है, अब अपने मेन जो मुख्य है हमारे लिए वो क्या है? रक्त कणिकाएं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से अपने को देखने को मिलेंगे। रक्त कणिकाएं लगभग 45%। अब रक्त कणिकाएं कौन कौन सी है? तो एक तो है आपकी आरबीसी, दूसरी होगी आपकी डब्ल्यूबीसी, और तीसरी आपकी होगी प्लेटलेट्स। कौन सी? प्लेटलेट्स। सबसे पहले तो आपको इनके टेक्निकल नाम हैं जो आपको इनके याद रखने पड़ेंगे। आरबीसी है, इनको रेड ब्लड कार्पल्स या फिर इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपने? इरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिकाएं। और इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स, या फिर इसका तकनीकी नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और अगला हो गया आपका प्लेटलेट्स, जिसको अपने बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तो रक्त जो है वो कैसा होगा हमारा? मैंने आपको बताया रक्त के अंदर एक तो होगा आपकी प्लाज्मा और इसके अलावा रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो है वो उसका निर्माण मुख्य रूप से जल से होता है, इसीलिए जो रक्त है उसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी? तरल। तो रक्त अगर आपसे पूछ लिया जाए जो रक्त है हमारा वो क्या है, तो आप याद रख लेना भी ये एक प्रकार से हमारा सुयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार से सुयोजी उत्तक। कैसा? तरल सुयोजी उत्तक। यानी इसकी फॉर्मेशन जो है वो लिक्विड है, और जो इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, इन ये थोड़ी सी क्या है? ठोस रूप के अंदर है। ठीक है, और प्लाज्मा की वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है? तरल। और ये तरल है, इसी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या ये सर्कुलेट करता है। ठीक है, और इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? स्योजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। ये हमारे पूरे शरीर को जोड़ता है, चाहे वो मस्तिष्क हो या शरीर का कोई भी अन्य अंग है, इनके अंदर ये सर्कुलेट करता है, और इसीलिए इसको तरल स्योजी ऊतक भी बोला जाता है। ये बात भी आपको क्या ध्यान में रखनी है। अब हमने बात करे थे आरबीसी के ऊपर। सबसे पहले आरबीसी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर वो आता है भी इनकी संख्या हमारे शरीर के अंदर कितनी होगी। तो आरबीसी की जो संख्या है वो मानव शरीर के अंदर वो होती है लगभग 55 लाख। 55 लाख, या फिर आप 50 लाख भी मान सकते हो। और इसी प्रकार महिलाओं के अंदर ये थोड़ी बहुत और कम होगी। जैसे पुरुषों के अंदर अगर 55 लाख है तो महिलाओं के अंदर ये 52 लाख, यानी 2 से 3 लाख ये कम होगी। जहां कहीं पर भी इस टाइप से अपने को कुछ देखने को मिलेंगे
बातें, तो उनके अंदर महिलाओं के अंदर संख्या थोड़ी बहुत पुरुषों को बजाय थोड़ी कम ही देखने को मिलेंगी। तो पुरुषों के अंदर इनकी संख्या कितनी होगी, वो होगी 55 लाख या फिर 5 मिलियन। अब अपने बात करें अगर इसके जीवन काल के बारे में, जो आरबीसी है रेड ब्लड कार्पल, उसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जो जीवन काल होगा वो होगा आपका 120 दिन। 120 दिन, 120 दिन है, ये इसका मैक्सिमम जीवन काल है। मान लो एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भी आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, आपको ऑप्शन के अंदर दे रखा है, जैसे एक ऑप्शन आपको दे दिया फिर 90 दिन, एक आपको दे दिया 121 दिन, एक 130 और मान लो 150। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, ये दे दिया। आपने पढ़ रखा है भी जो इसका जीवन काल है वो 120 दिन होता है, और मैं ये आपको बता रहा हूँ 120 दिन इसका मैक्सिमम जीवन काल है, इससे एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा। कहीं आप ये मत कर देना भी 120 दिन है और 121 इसके नजदीक है, इसको सही कर दे, नहीं, ये गलत है। 90 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना, हो सकता है आपको वहां पर 60 भी देखने को मिले, भी आपको 60 को ही सही करना है। यानी 120 दिन से पहले पहले ये नष्ट होकर इसका दोबारा निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाएगा। इसका निर्माण जो है आरबीसी का वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपके अस्थि मज्जा के अंदर। यानी आरबीसी का जो निर्माण है वो मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है, तो वो होता है आपका अस्थि मज्जा के अंदर। और अस्थि मज्जा के अंदर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रख लेना, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर, लाल अस्थि मज्जा के अंदर आपकी आरबीसी का निर्माण होता है, और जो पीली अस्थि मज्जा है उसके अंदर आपकी प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ये तो हो गया भी मानव शरीर के लिए बात हो गई, यहां पर अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण हो जाएगा। लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होगा, तब आपको ध्यान में रखना है प्लीहा के अंदर। भ्रूण अवस्था में अगर आपसे पूछ लिया जाए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तब आपको ध्यान में रखना है यकृत। क्या ध्यान में रखना है, यकृत के अंदर। यानी जब शिशु 0 से 9 महीने मादा के शरीर के अंदर रहेगा तब उसके अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तब ये जो निर्माण होगा वो होगा यकृत के अंदर। और यकृत के अंदर भी अगर आपसे पूछा जाए तो मेजोड्रम के द्वारा, मेजोड्रम के द्वारा। 3 प्रकार की त्वचा होती है अभी, एक्टोड्रम, मेजोड्रम और एंडोड्रम। बाह्य त्वचा, मध्यस्थ त्वचा और अंतस्थ त्वचा। तो यकृत, और यकृत के अंदर भी तो मेजोड्रम के द्वारा, ठीक है। और नॉर्मल अवस्था के अंदर अस्थि मज्जा के अंदर। अब इसके साथ साथ एक और प्रश्न इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है, आरबीसी। अपने चर्चा कर रहे हैं आरबीसी के ऊपर। मैंने आपको बता दिया इसकी संख्या 55 लाख। जीवन काल कितना हो जाएगा, जीवन काल 120 दिन। ये भी क्या आपका एकदम मैक्सिमम है। भ्रूण अवस्था में निर्माण कहाँ होगा, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण हो जाएगा यकृत के अंदर। और मानव के अंदर, मानव शरीर के अंदर इसका निर्माण कहाँ होगा भी, तब आपको याद रखना है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में भी आपसे पूछा जाए तो लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। अब इसके अलावा ये नष्ट कहां पर होती है, आरबीसी है वो नष्ट कहां होगी, होती है तब आपको याद रखना है प्लीहा के अंदर। प्लीहा, जिसको अपने स्प्लीन बोलते हैं। और इसी प्लीहा को क्या बोला जाता है भी, इसी प्लीहा को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक ये क्या रुधिर को स्टोर या आरबीसी को स्टोर करने का भी काम करती है, और जब आरबीसी नष्ट होती है तब वो प्लीहा के अंदर ही नष्ट होती है। अब ऐसा क्यों है भी,
ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीसी जो है, यानी मानव शरीर की जो आरबीसी है, मानव शरीर की आरबीसी, आरबीसी का मतलब समझ रहे हो आप, लाल रक्त कणिकाएं, वो क्या है, वास्तविक कोशिका नहीं है, वास्तविक सेल नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, जब वास्तविक कोशिका नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित है, ठीक है, और कोशिका के जो मुख्य मुख्य अंग है वो भी अनुपस्थित है, यानी इसके अंदर क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता और ना ही क्या है, लाइसोसोम पाया जाता। और इसीलिए आरबीसी को, मानव शरीर की जो आरबीसी है उसको अवास्तविक कोशिका बोला जाता है, क्योंकि जब कोशिका के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होगा तब उसका कंट्रोल क्या है, वो फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको अवास्तविक कोशिका बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम भी नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। और आपने पढ़ा होगा, अगर कोशिका के अंदर लाइसोसोम नहीं है तो कोशिका का अपघटन कैसे होगा, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या है, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और जब भी कोशिका थोड़ी बहुत अगर खराब होती है तो ये लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के जितने भी अंग है उनके ऊपर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है और कोशिका पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर लाइसोसोम नहीं है तो आरबीसी नष्ट कैसे होगी, इसीलिए ये आरबीसी कहां पर नष्ट होती है, हमारी प्लीहा के अंदर, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान। और यहीं पर आरबीसी का स्टोर भी होता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है, या काफी जगह इसको सेकेंडरी हार्ट भी बोलते हैं, सेकेंडरी हार्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें इसकी आकृति के ऊपर, आकृति कैसी होती है इसकी आकृति, गोल या फिर द्विअवतलीय आकृति इसकी हमें देखने को मिलती है, गोल या फिर द्विअवतलीय आकृति, द्विअवतलीय आकृति कैसी होगी इसकी, द्विअवतलीय, ठीक है। संख्या 55 लाख होगी, जीवन काल 120 दिन मैक्सिमम होगा। भ्रूणीय अवस्था के अंदर, भ्रूणीय अवस्था के अंदर इसका निर्माण कहाँ होगा, यकृत के अंदर। मानव शरीर के अंदर इसका निर्माण अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा के अंदर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आपको याद रखना है लाल अस्थि मज्जा। नष्ट कहाँ होगी, प्लिया के अंदर, इसीलिए प्लिया को आरबीसी का क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान। और यहीं पर यह स्टोर होती है, इसलिए ये क्या है, ब्लड बैंक भी इसको बोलते हैं, या फिर मानव का सेकेंडरी हार्ट अपनी प्लिया को बोला जाता है। और ये क्या है, एक वास्तविक कोशिका नहीं है, अवास्तविक कोशिका है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है भी, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। अगर किसी कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होगा तो वो कैसी कोशिका होगी, वो वास्तविक कोशिका होगी। जैसे हमारी डब्ल्यूबीसी, हमारी डब्ल्यूबीसी है, उसकी कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक पाया जाता है, इस वजह से वो कैसी कोशिका हो जाएगी, हमारी वास्तविक कोशिका। लेकिन मानव शरीर की जो आरबीसी है वो अवास्तविक होती है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एक हो गया आपका ऊंट, एक हो गया आपका लामा, और एक हो गया आपका जिराफ। ये दो तीन नाम आप याद रख लेना, ऊंट, लामा और जिराफ। इन तीनों की आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो इनकी जो आरबीसी वो कैसी हो जाएगी, एक वास्तविक कोशिका हो जाएगी। अब अपने थोड़ी बहुत और चर्चा करें, इसके आकार के बारे में पूछा जाता है अभी। जब ऊंचाई पर अपने जाते हैं तो इसका आकार क्या है, भी बढ़ता है, यह भी आप ध्यान में रख लेना। यानी ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ता है, आकार इसका जो आरबीसी का है बढ़ता है। और आरबीसी की संख्या में कमी हो जाने पर कौन सा रोग होता है, ये प्रश्न भी अपने को काफी बार देखने को मिलता है। तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, लिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, आरबीसी। ऐसा कौन सा रोग है जिसके अंदर आरबीसी से, आरबीसी की संख्या में सर्वाधिक कमी होती है, ये
यानी कौन सा रोग है ऐसा जिसके अंदर आरबीसी की संख्या में सर्वाधिक कमी होती है, तो आपको याद रखना है भी मलेरिया। यानी मलेरिया रोग के अंदर आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, अभी भारी गिरावट आती है, आरबीसी की संख्या में कमी, संख्या में कमी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मलेरिया रोग के अंदर क्या है, आरबीसी की संख्या में कमी होती है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया भी, जब अपने ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए कुछ डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं भी जैसे मलेरिया रोग हो जाए तो उसको क्या है, ऊंचाई पर रहना चाहिए, चाहे वो सेकंड फ्लोर हो या फिर थर्ड फ्लोर। इससे क्या है, थोड़ी सी इसकी संख्या में बढ़ोतरी अपने को देखने को मिलती है। और मलेरिया रोग की अगर अपने बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। और इसका वो क्या हो जाएगा, रोग कारक प्लाज्मोडियम। ठीक है, कमी से होने वाला रोग, यानी आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आपसे काफी बार पूछा जाता है, तब आप ध्यान में रख लेना एनीमिया। एनीमिया, क्योंकि आपको पता है मानव शरीर के अंदर क्या है, रक्त है। रक्त के अंदर प्लाज्मा और रुधिराणु, और इस रुधिराणु के अंदर क्या क्या अपने को देखने को मिलता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर जो वर्णक पाया जाता है वो कौन सा होता है, उसको अपने बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग कैसा होगा, यानी हमारे रक्त का रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल रंग, इस हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारे लिए आयरन तत्व, आयरन। और ये आयरन हमें कहां से मिलता है, पालक से, सेब से, और हरी सब्जियां जितनी भी अपने खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, आयरन। ये हमारे शरीर को क्या है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, आयरन की मात्रा क्या है, पुरुषों के अंदर ज्यादा होती है और महिलाओं के अंदर थोड़ी कम होती है। इसीलिए महिलाओं का शरीर क्या है, थोड़ा सा हमें सॉफ्ट देखने को मिलता है। आयरन, पालक, सेब और हरी सब्जियां, हरी सब्जियां। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण आरबीसी कैसी हो जाएगी, यानी हमारा रक्त भी कैसा हो जाएगा, लाल। और कौन से तत्व की आवश्यकता होगी, आयरन की। और जब आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की संख्या में भी गिरावट होगी, और आरबीसी की संख्या में कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा हमें, एनीमिया। कौन सा, एनीमिया, जिसको रक्त अल्पत्ता भी बोलते हैं, रक्त अल्पत्ता। और इसी प्रकार एक और भी आता है कि अगर आरबीसी की संख्या में जितनी हमें आवश्यक है उससे ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए तब कौन सा रोग हो जाता है, तो वो भी आप याद रख लेना। संख्या में वृद्धि से कौन सा रोग होगा, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। यानी आरबीसी की संख्या में कमी से एनीमिया, और अधिकता से पॉलीसाइथेमिया। और कौन से रोग के अंदर आरबीसी की संख्या में सर्वाधिक कमी होगी, तो वो हो जाएगा आपका मलेरिया। अब एक अगर अपनी बात करें भी मानव रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तब आपको क्या करना है, तब आपको बताना है प्लाज्मा। क्योंकि मानव रक्त के अंदर मैंने अभी आपको बताया प्लाज्मा का हिस्सा कितना होता है, 55%। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भी रुधिराणु के अंदर सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तब आपको क्या बताना है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है, 55 लाख। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है उनकी संख्या हमारे शरीर के अंदर कितनी होगी, वो काफी ज्यादा कम होती है, 6 से 8 हजार या लगभग 10 हजार आप मान सकते हो। इसी प्रकार जो प्लेटलेट्स है उनकी संख्या में 2 से 3 लाख देखने को मिलती है। तो लगभग आरबीसी जो है वो रुधिराणु का कितना परसेंट है, ये भी नोट कर लो साथ साथ में। रुधिराणु का, आरबीसी जो है वो रुधिराणु का 95% है, यानी 95% हिस्सा रुधिराणु का किसका है, आरबीसी का है। ठीक है, तो ये भी आपका आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं वो आपकी जो है पूरी हो चुकी है। अगला ये अपनी बात करें डब्ल्यूबीसी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट।
ल्यूकोसाइट। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसकी क्या है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसलिए ये क्या है, एक वास्तविक कोशिका है। सबसे पहले ये क्या है, एक वास्तविक कोशिका है। अगर अपने इनकी संख्या की बात करें, मानव शरीर में इसकी संख्या कितनी होगी, तो इसकी संख्या जो है वो होगी लगभग 8,000 से 10,000। इसी प्रकार जीवन काल की अगर अपने बात करें कि जो WBC है उसका जीवन काल कितना होगा, तो आप ये याद रख लेना, 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन, यानी 5 से 6 दिनों के बाद क्या है, WBC नष्ट हो जाती है और नई WBC का निर्माण होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये एक वास्तविक कोशिका है, केंद्रक भी उपस्थित है और लाइसोसाइम भी इसके अंदर पाया जाता है जो इसको नष्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको प्लीहा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन RBC के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए वो कहां पर नष्ट होती है, हमारी प्लीहा के अंदर। ठीक है, संख्या 8 से 10,000, जीवन काल इसका 5 से 6 दिन। काम क्या है इसका, रोगों से रक्षा करना, मानव शरीर के अंदर रोगों से रक्षा करना, यानी यह हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का काम करती है, प्रतिरक्षा का काम करती है। इसीलिए WBC को क्या बोला जाता है, हमारे शरीर की सैनिक कणिकाएं। यह भी ध्यान में रख लेना, सैनिक कणिकाएं, क्योंकि ये बाहर से जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उसको पहचानने का और नष्ट करने का काम कौन करेगी, वो करेगी हमारी WBC। इसका भी निर्माण कहाँ हो जाएगा, हमारी अस्थि मज्जा के अंदर भी हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण भी कहाँ होता है, निर्माण भी आप याद रख लो, WBC का निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर। लेकिन अगर अपने आकार की बात करें तो इसका आकार भी कोई निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। आकार इसका क्या है, निश्चित नहीं होता है। निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है और मुख्य काम क्या होता है, शरीर की रोगों से रक्षा करना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हमारी सैनिक कणिकाएं भी WBC को बोला जाता है। इसी प्रकार अगर इसकी संख्या में कमी या वृद्धि हो जाए तब हमें कौन सा रोग होगा, WBC की संख्या में अगर कमी हो जाए तब कौन सा रोग हो जाता है, इसके बारे में भी काफी बार पूछा जाता है। तब आप याद रख लेना भी, ल्यूकेमिया। यदि मानव शरीर के अंदर WBC की संख्या में कमी आ जाती है तब कौन सा रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया रोग, ल्यूकेमिया, जिसे अपने रक्त का कैंसर भी बोलते हैं, रक्त का कैंसर। इसी प्रकार अगर याद रखना चाहो तो एक और साथ में याद रख लेना, वृद्धि से कौन सा हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया। यानी लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो यहीं से पूछा जाता है, ल्यूकेमिया के अंदर से। तब आपको ल्यूकेमिया ज्यादा ध्यान में रखना है, यानी WBC की संख्या में कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया, जिसे रक्त का कैंसर या फिर अस्थि मज्जा का कैंसर भी अपने बोल सकते हैं। हो गया। और वृद्धि से कौन सा, ल्यूकोपेनिया। ये कैसी सेल होगी, हमारी वास्तविक सेल हो गई। अब इसके आगे भी कुछ पार्ट हैं, जैसे ये कुछ कणिका में होती है, कुछ अकणिका में होती है, लेकिन अपने मुख्य रूप से इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। WBC थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, WBC एंटीबॉडी, ये WBC के प्रकार है भी, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट, इसके अलावा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। कुछ अन्य भी हैं लेकिन वो अपने लिए
इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। लिम्फोसाइट है जिस इसकी जो आकृति है वो क्या है, एक टी के समान होती है, इसलिए इसको टी सेल भी बोलते हैं, टी सेल भी बोलते हैं। और एंटीबॉडी है, ये क्या करेगी, जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो एंटीबॉडी क्या है, उसको पहचानने का काम करेगी। ये क्या काम करेगी, पहचानने का। और जो हमारी टी सेल है वो क्या करती है, वो रोगाणु को नष्ट करती है, रोगाणु को नष्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर के अंदर किसी भी रोगाणु को नष्ट कौन करता है, तो वो आपकी करती है लिम्फोसाइट, ठीक है। और एंटीबॉडी वो क्या काम करेगी, आपकी पहचानने का। और उसके बाद है आपकी मोनोसाइट। ये मोनोसाइट क्या करती है, अभी मोनोसाइट जो है वो भक्षण का काम करती है, यानी कोई रोग कारक शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, उसको पहचान लिया और उसको नष्ट कर दिया, तो उसको उसकी शरीर से सफाई भी तो करनी है, तो भक्षण का काम कौन करेगी, हमारी मोनोसाइट। इसलिए इसको महाभक्षक भी बोला जाता है, महाभक्षक, ठीक है। ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। क्योंकि इसके भी 2 प्रकार है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, लेकिन एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, आप देख लेना वैसे ही। जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, लिख लो, इओसिनोफिल, और एक होती है आपकी बेसोफिल। ये आपकी WBC के क्या है, अभी टाइप है, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है, संख्या में सर्वाधिक होती है, संख्या में सर्वाधिक WBC कौन सी होगी आपकी, न्यूट्रोफिल। और मैंने आपको बताया भी जो आरबीसी की संख्या है वो कितनी होगी, 55 लाख, और WBC की संख्या कितनी होगी, लगभग 10,000। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भी आरबीसी और WBC का अनुपात, इनकी संख्या का अनुपात कितना होता है, तो ध्यान में रख लेना 600:1, लगभग 600 गुना क्या होती है, आरबीसी होती है इसकी तुलना में। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान में रख लेना, आरबीसी और WBC की संख्या का अनुपात 600:1। तो ये आपका जो है आरबीसी और WBC दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अगला है आपका प्लेटलेट्स, जिसके ऊपर अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।